हेलो 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 प्यारे साथियों, नमस्कार, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन सभी का। आप सभी का डीबी प्रो एजुकेशन परिवार में हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, हमारी 500 एमसीक्यू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है, जिसमें हमने 100 क्वेश्चन वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे साथियों। और नेक्स्ट के हम जो क्वेश्चन है 101 से आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे साथियों। टॉप 20 क्वेश्चन, ठीक है साथियों। तो साथियों, सबसे पहले तो कहना चाहूंगा, आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो न्यूज नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके साथियों। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए साथियों। सीधा पेपर में छपने वाले प्रश्न हम आपको कराने वाले हैं साथियों, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है साथियों, आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग हमारे जो क्वेश्चन है वो चल रहे हैं। और आपको एप्लीकेशन पे मैंने जो बुक है वो कंप्लीट वो डाल भी दी है, तो आप एप्लीकेशन पे जाकर उस बुक से भी स्टडी कर सकते हो। ठीक है, आपने अभी तक टेलीग्राम और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है साथियों कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडा आस। साथियों, सोडा आस का, सोडा राख का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, आपसे पूछा गया है। तो साथियों, मैंने आपको बताया था कि आपका जो खाने का सोडा है उसका सूत्र क्या है, और आपका जो धोने का सोडा होता है उसका सूत्र क्या होता है, धोने का सोडा। ठीक है, धोने का सोडा भी उसको बोला जाता है। मैं आपको प्रीवियस ही क्लास में सारा क्लियर करवा चुका हूं, तो आई थिंक सभी को पता होगा क्या है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट है उसका राइट आंसर होगा साथियों। क्या? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, जिसे धोने का सोडा के नाम से भी जाना जाता है। और मैंने आपको एक और बताया था, सोडियम बाई कार्बोनेट, NaSCO3। ठीक है, NaSCO3 जिसे खाने का सोडा भी कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? खाने का सोडा। ध्यान रखना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी रिपीट हो चुका है। जिन स्टूडेंट ने प्रीवियस की क्लास हमारी नहीं देखी है तो वो जाकर पहले प्रीवियस क्लासेस देख लें, ताकि उनको जो पूरी सीरीज है अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा, ये भी मैंने आपको प्रीवियस में बता दिया था, लेकिन क्वेश्चन वहां पे थोड़ा घुमा के पूछा गया था कि सबसे बड़ा प्लांट है वो कौन सा है। डायरेक्टली वहां पे क्वेश्चन पूछा था कि सबसे बड़ा प्लांट है वो कौन सा है। हमने डिस्कस किया था वहां पे यूकेलिप्टस। ठीक है, यूकेलिप्टस सबसे बड़ा पौधा होता है, सबसे लंबा पौधा होता है साथियों। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, इनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा साथियों। जो यूकेलिप्टस जो प्लांट है ये किस कैटेगरी में आता है साथियों? वो एंजियोस्पर्म में आता है। किस में आता है? एंजियो स्पर्म में। ठीक है साथियों, ये मैं आपको प्रीवियस में भी बता चुका हूं, आई थिंक सभी को पता होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंक्रीज आरबीसी इन द ब्लड लीड्स टू ए कंडीशन कॉल्ड, सीमा से अधिक रुधिर में लाल रक्त कणिका का बढ़ जाना क्या कहलाता है साथियों? सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर लगाना प्यारे साथियों, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आप सभी आज की सीरीज में 20 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट निकलते हैं आपको लास्ट में बता के जाना होगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन का पता चल सके आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है साथियों। ठीक है, तो सभी कमेंट बॉक्स में आंसर लगाएं, उसके बाद में मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ में बता ही रहा हूँ। बाकी क्लास कैसी चल रही है एक बार जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। मेरी जो वॉइस है, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर आ रही है क्या? ठीक है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आया, पॉलीसाइथीमिया। मैंने आपको पहले बताया था पॉलीसाइथीमिया, पॉली का मतलब होता है अनेक। ठीक है साथियों, जो आरबीसी है उनकी संख्या ब्लड में अगर नॉर्मल से अधिक हो जाती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। वहीं अगर डब्ल्यूबीसी की अगर ज्यादा मात्रा बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं साथियों? ल्यूकेमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया, एबनॉर्मल कंडीशन हो जाती है। ठीक है साथियों, जिसको हम ल्यूकेमिया बोलते हैं, जिसको ब्लड कैंसर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कि हमारी डब्ल्यूबीसी है वो अनकंट्रोलेबल इंक्रीज हो जाती है। देखिए, थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे होता है तो इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर 2 गुना, 5 गुना, 7 गुना, 10 गुना तक अगर ये बढ़ जाती है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकेमिया। ठीक है साथियों, हीमोफीलिया और एनीमिया, एनीमिया भी मैंने आपको बता दिया, ब्लड की अगर कमी होती है बॉडी में तो इस कंडीशन को हम एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, आरबीसी की या फिर ब्लड की अगर कमी हो जाती है तो इस कंडीशन को एनीमिया बोलते हैं। बाकी एनीमिया के भी काफी अलग अलग टाइप है, वो मैं आपको थ्योरी क्लासेस में डिस्कस करवा दूंगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन, देखिए क्वेश्चन वही है, बस आपको घुमा के थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बना कर देगा, जैसे मैंने आपको प्रोवाइड कराए। पिछली बार क्वेश्चन आया था कि चूने के पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है साथियों? चूने के
पत्थर का, ठीक है, चूने के पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? मैंने आपको बताया था लाइम स्टोन भी इसी को ही बोला जाता है साथियों, चाक, ठीक है। पहले क्वेश्चन क्या आया था? चौक, ठीक है, चाक के नाम से क्वेश्चन आया था, तो चौक के नाम से किसको जाना जाता है? तो साथियों आपका जो चौक के नाम से जाना जाता है वो किसको जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट को, ऑप्शन नंबर डी। पहले क्वेश्चन आया था चौक, चौक इज आल्सो नोन एज, चौक को किस नाम से जाना जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ पे फॉर्मूला भी मेंशन कर रखा है। अगर आपसे नाम पूछता तो आप नाम भी वैसे बता सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है साथियों, क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। लेकिन यहाँ पे रासायनिक सूत्र पूछा है तो कि आपका CaCO3 होगा, ठीक है साथियों। इसको लाइमस्टोन के नाम से भी जाना जाता है, इसको चूने के पत्थर के नाम से भी साथियों जाना जाता है, ठीक है। वहीं इसको चाक के नाम से भी जाना जाता है। इसके कुछ नाम है अलग अलग, वो भी आपको ध्यान रखने होंगे, क्योंकि सिनोनिम्स के नाम से भी कभी कभी क्वेश्चन है वो पूछ लेता है साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है साथियों? कम हो जाता है या फिर बढ़ जाता है या फिर समान रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं? चारों ऑप्शन आपके सामने है। सभी साथी एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में लगाएंगे क्या सही आंसर आप पे आता है क्या? वेरी गुड, बहुत अच्छा लगाया भाई। बढ़ जाता है, बढ़ जाता है सर। इंक्रीज साथियों आपको पता होगा, जैसे ही कोई लोहा है, ठीक है, लोहा है, जैसे ही कोई फेरस है, फेरस एपी किसका प्रतीक होता है साथियों? फेरस लोहा का प्रतीक होता है, ठीक है। जैसे ही फेरस है तो इस पे क्या है, जैसे ये O2 के कांटेक्ट में आता है, O2 के कांटेक्ट में रहता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ में अगर H2O की उपस्थिति अगर हो जाती है, जल के कांटेक्ट में अगर लोहा आ जाता है, तो साथियों इस पे क्या होता है, इसका भार है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जंग लग जाती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? संक्षारण के नाम से इसको जाना जाता है साथियों। किस नाम से जाना जाता है? संक्षारण के नाम से जाना जाता है, जो कि एक रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया मेरे प्यारे साथियों? रासायनिक अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। संक्षारण, लोहे पे जंग लग जाना, किस प्रकार की अभिक्रिया? क्वेश्चन आएगा आपको, किस प्रकार की अभिक्रिया? एक रासायनिक अभिक्रिया। क्यों है सर रासायनिक अभिक्रिया? क्योंकि यहाँ पे कुछ रसायन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लोहा हो गया खुद, ठीक है, एक ऑक्सीजन की भी यहाँ पे प्रेजेंस जरूरी है, और साथ में यहाँ पे जल भी होना जरूरी है, तब जाके लोहे पे जंग लगेगी, O2 की प्रेजेंस, ठीक है। आई थिंक आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और कोई डाउट है तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपका डाउट भी क्लियर कर देता हूँ। बता दीजिए भाई जल्दी से, ठीक है। क्लियर है? ऑल क्लियर? बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है वो कौन सा है? सूर्यमुखी है? नहीं, सूर्यमुखी तो एक पौधा है। कौन सा है साथियों? फ्लावर है, ठीक है। कैसा है? फ्लावर है, ठीक है। सूर्यमुखी तो एक फ्लावर है। वहीं सोयाबीन आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि सबसे अधिक अगर बात करें हम प्रोटीन का स्रोत है, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है वो किस में पाया जाता है साथियों? प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है, आपका सोयाबीन में पाया जाता है, ठीक है। नहीं चना में, नहीं आपके गेहूं में पाया जाता है, ठीक है। सोयाबीन आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, टर्मरिक इज ए मॉडिफाइड। साथियों हल्दी का नाम तो आपने काफी बार सुना होगा, जैसे किचन में भी यूज होती है हल्दी। हल्दी को इंग्लिश में बोला जाता है साथियों टर्मरिक। क्या बोला जाता है? टर्मरिक बोला जाता है, टर्मरिक। तो इसका जो मॉडिफाइड रूप है वो आपसे पूछा है, क्या है इसका विकसित रूप साथियों? जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है इसके हल्दी का जो यूज होता है वो पार्ट कौन सा है? तो वो होता है आपका राइजोम होता है साथियों। कौन सा पार्ट यूज होता है? राइजोम जो पार्ट है वो यूज होता है, रूट एंड राइजोम्स। लेकिन इसका जो मॉडिफाइड पार्ट है वो कौन सा होता है साथियों? वो होता है आपका तना। किसका यूज होता है साथियों? तने का यूज भी इसमें होता है। कौन सा मॉडिफाइड पार्ट अगर आपसे पूछता है तो कौन सा होगा साथियों? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 ए, स्टेम, तना का इसमें प्रयोग होता है, ठीक है। जड़ इसकी यूज नहीं होती है, पत्ती नहीं होती है, ना ही इसका फल होता है, राइजोम्स होते हैं। लेकिन इसका मॉडिफाइड रूप से आपसे पूछा है तो क्या हो जाएगा आपका? तना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेमेटोपोइसिस टेक प्लेस इन, साथियों मैंने आपको बताया था कि हेमेटोपोइसिस किस कंडीशन को बोला जाता है, तो वहां पे एक स्टूडेंट का आंसर भी आया था सर, हेमेटोपोइसिस प्रोसेस है वो रक्त के बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है। हमारी बॉडी में जो रक्त बनता है साथियों आपको पता होगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जो प्लेटलेट्स है, हमारी ब्लड सेल्स है, इनकी कुछ लाइफ टाइम होती है, लाइफ साइकिल होता है इनका। तो फिक्स लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग ये डेड हो जाती है, फिर दोबारा नई बन जाती है। हमारी बॉडी है वो रीजनरेट कर लेती है इनको। तो हेमेटोपोइसिस किस प्रोसेस को बोला जाता है साथियों? वो बोला जाता है आपके रक्त के बनने को, ठीक है। रक्त का बनना क्या कहलाता है? हेमेटोपोइसिस कहलाता है। लेकिन साथियों क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि किस प्रोसेस से और कहाँ पे यह बनता है, इसकी लोकेशन आपसे पूछी गई है। तो साथियों अगर आपसे क्वेश्चन आता है हेमेटोपोइसिस कहाँ होता है, तो आप आंसर लगाओगे सर अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। रक्त का निर्माण कहाँ होता है आपका?
बोन मैरो में होता है। लेकिन साथियों एक क्वेश्चन और यहाँ पे कभी कभी घुमाकर पूछ लिया जाता है, वो कौन सा है वो भी देख लो आप इसके साथ में, कि एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो यानी भ्रूण में साथियों रक्त का निर्माण है वो कहाँ होता है साथियों? जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो जब उसमें स्टार्टिंग की जो फेज होती है एम्ब्रियो, उसमें जो ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो किस पार्ट में होता है? तो साथियों आप आंसर लगाओगे वहां पे लीवर, ठीक है। भ्रूण की अगर आपसे बात की जाए तो आप आंसर लगाना साथियों लीवर, और अगर नॉर्मली आपसे एडल्ट के बारे में पूछा जाता है तो आप आंसर लगाओगे अस्थि मज्जा बोन मैरो में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय द एल्जाइमर डिजीज? एल्जाइमर, सबसे पहले तो आप समझने का प्रयास करना एल्जाइमर जो कंडीशन है किस कंडीशन को बोला जाता है। तो एल्जाइमर साथियों मैं आपको बता देता हूँ, एल्जाइमर जो डिजीज होती है किससे रिलेटेड होती है? ब्रेन से रिलेटेड होती है। किससे रिलेटेड होती है? ब्रेन से रिलेटेड होती है। आपका ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। मैं आपको समझा देता हूँ, एल्जाइमर जो कंडीशन होती है साथियों इसमें क्या होता है, ये सबसे ज्यादा होती है वो वृद्धावस्था में होती है। कब होती है साथियों? वृद्धावस्था में होती है। क्यों होती है? क्योंकि वृद्धावस्था में साथियों एक प्रोटीन है उसका नाम है, देखिए आपको इतना डीपली पूछा नहीं जाएगा लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, एक प्रोटीन है उसका नाम है बीटा एम्लॉइड प्रोटीन। क्या नाम इसका? बीटा एम्लॉइड प्रोटीन है, जो कि साथियों ब्रेन में जमा हो जाती है। ब्रेन में भी अलग अलग पार्ट्स है, तो ब्रेन में जो बीटा एम्लॉइड जो प्रोटीन है वो वृद्धावस्था के दौरान जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो ये प्रोटीन साथियों जमा होती जाती है, ठीक है। कभी कभी क्या है, शुगर की वजह से, अगर शुगर का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी याददाश्त कम हो जाती है। लेकिन साथियों जो एल्जाइमर डिजीज है उसमें याददाश्त कम हो जाती है, और किस कारण होती है? बीटा एम्लॉइड प्रोटीन के कारण होती है। और जो 90% जो देखी जाती है वो वृद्धावस्था में होती है। आपने देखा होगा कई बार जो कि वृद्ध लोग होते हैं, जो भी हमारे दादा होते हैं, तो उनमें कभी कभी क्या है, हम कोई भी बात बोलते हैं तो वो याद बातों को भूल जाते हैं, ठीक है। हमने कोई बात बोला तो हमने 1 घंटे बाद दोबारा उनसे अगर वही बात रिपीट करेंगे तो वो बोलेंगे कि क्या आपने बताया था। तो ये रीजन क्या है साथियों? ये एल्जाइमर डिजीज का कारण है, ठीक है। ये वृद्धावस्था में सबसे ज्यादा देखी जाती है, जिसमें याददाश्त कमजोर हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ब्रेन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका ब्रेन है वो करेक्ट होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 10 नंबर, विच इज नॉट ए मेंबर ऑफ द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स? साथियों विटामिन से आपको हर बार 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो विटामिन वाला चैप्टर आपका क्लियर करते चलना, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी के अलग अलग रूप है आपको पता होगा, तो उनका नाम आपको यहाँ पे दिया है, थाइमिन है, राइबोफ्लोविन है, फॉलिक एसिड है, या फिर एस्कॉर्बिक एसिड है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वैसे आंसर आप लगा ही दोगे, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है साथियों? विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। वही अगर बात करें थाइमिन की, थाइमिन विटामिन बी1 के नाम से जाना जाता है, राइबोफ्लोविन विटामिन बी2 के नाम से जाना जाता है। अगर फॉलिक एसिड की बात करें तो विटामिन बी9 के नाम से जाना जाता है। इसकी कुछ ट्रिक्स है, मैं आपको थ्योरी में बताऊंगा साथियों। अभी तक आप डीवी प्रो एजुकेशन के साथ नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, क्योंकि आने वाले कुछ ही समय में आपकी फ्री क्लासेज यूट्यूब पर थ्योरी की होने वाली है, जिसमें आपको कंप्लीट जो प्रिपरेशन है वो करवाऊंगा। जैसे कि मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, देखिए थाइमिन, थाइमिन में टी में सिर्फ एक डंडा आ रहा है साथियों, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? बी1, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कौन सा? 1, क्योंकि टी में सिर्फ एक डंडा आ रहा है, ठीक है। वही अगर साथियों हम राइबोफ्लोविन की बात करें तो आर में 2 डंडे आते हैं, एक तो ये और एक आपका ये हो गया, ठीक है। 2 डंडे आते हैं, एक तो ये और एक आपका ये हो गया। तो राइबोफ्लोविन विटामिन बी2 को जाना जाता है। वही अगर विटामिन बी3 की बात करें तो साथियों नियासिन, क्या होता है? नियासिन, नियासिन एंड में साथियों 3 डंडे होते हैं, तो आपके नियासिन को विटामिन बी3 के नाम से जाना जाता है। और फॉलिक एसिड आपका विटामिन बी9 में, सारी चीजें आपको वहां पे क्लियर करवा दूंगा। बाकी इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखिए, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्य स्थल है साथियों? राइबोसोम जो होते हैं वो किसके लिए कार्य स्थल होते हैं, वो आपसे पूछा है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए, या फिर फैट सिंथेसिस और रेस्पायरेशन, किसके लिए होते हैं साथियों? मैं आपको बता देता हूँ, राइबोसोम है वो किसके लिए कार्यस्थल होते हैं साथियों? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो कहाँ होता है, प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है, तो आप आंसर लगाओगे सर कहाँ पे होता है? राइबोसोम होता है, ठीक है। आपकी जो सेल्स है, मैं आपको बता देता हूँ, जो सेल्स होती है, सेल्स में अलग अलग कुछ पार्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है। और अलग अलग कुछ पार्ट्स होते हैं, जिनमें से एक पार्ट का नाम होता है आपका राइबोसोम। तो साथियों यही जो राइबोसोम है सेल्स में, यही आपका प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यही एक प्रोटीन संश्लेषण की साइट है, ठीक है। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा।
चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बताइए साथियों। विच जूस सीक्रेटेड बाय ऑर्गन्स इन द एलिमेंट्री कैनाल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन, यानी कि पाचन में सबसे अधिक भूमिका निभाने वाला कौन सा है जो कि आपके वसा का पाचन करता है? किसका साथियों? वसा का, यानी कि हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है वो कौन सा है साथियों? बताइए। पैनक्रियाटिक जूस होता है या फिर सैलाइवा होता है? देखिए यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस तो सही है, लेकिन सैलाइवा साथियों, सैलाइवा मुंह से स्रावित होता है। आप जैसे ही खाना खाते हो तो सैलाइवा के द्वारा उसका बोलस बना दिया जाता है, ठीक है, जो कि आपके मुंह से स्रावित होता है। लेकिन सैलाइवा साथियों कार्बोहाइड्रेट के पाचन में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। पैनक्रियाटिक जूस है लेकिन सैलाइवा आपका गलत है, ठीक है। वहीं अगर हम बी की बात करें तो बी में HCl और म्यूकस दे रखा है साथियों। म्यूकस आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। वही ऑप्शन नंबर सी की बात करें, बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्योंकि साथियों जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस होता है जो कि आपके लीवर से सीक्रेट होता है। क्या होता है? लीवर से सीक्रेट होता है, पित्तरस लीवर से सीक्रेट होता है और गाल ब्लैडर में आपका स्टोर रहता है, ठीक है, पित्ताशय में आपका ये स्टोर रहता है। ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ में जो पैनक्रियाटिक जूस होता है जो कि हमारी पैनक्रियास से रिलीज होता है, ये दोनों साथियों जो कार्बोहाइड्रेट है उसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसमें? कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, जो कि इंटेस्टाइन में जाकर होता है, ठीक है साथियों। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन साथियों। एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता दिया था, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से सीक्रेट होता है? क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। आप आंसर लगाओगे स्टोमक से। सर कहाँ से? स्टोमक आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं? बताइए साथियों, किस में गलफड़े नहीं होते? इसी के साथ में मैं आपको एक चीज और बता देता हूं साथियों, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दें, ताकि वो भी जो फ्री MCQ सीरीज चल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उनका फायदा उठा सके, ठीक है साथियों। आप सिर्फ एक बार आपको लाइक करके एक वीडियो को शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों के पास में। और हाँ, आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा साथियों, ठीक है। वहां पे क्या होगा, आपको जो भी क्लासेज होती है, लाइव क्लासेज होती है, रिकॉर्डेड होती है, आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है, लिंक आपको वहां पे शेयर कर दिया जाता है, ठीक है। और जो भी न्यूज अपडेट आती है आपको तुरंत वहां पे प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। और आपने अभी तक हमारा जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड नहीं किया है तो DB प्रो एजुकेशन एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पर जाकर साथियों डाउनलोड कर लेना, ठीक है। DB प्रो एजुकेशन आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है साथियों। सर्च कर लेना, वहाँ पे मैंने आपको काफी सारे फ्री टेस्ट डाल रखे हैं, जाकर फ्री टेस्ट देना और अपनी प्रिपरेशन को और भी बूस्टअप करना, ठीक है। वहां पे मैंने आपको स्टडी मटेरियल भी डाल रखा है और क्लासेस की PDF भी आपको एप्लीकेशन पर मिलने वाली है, तो साथियों जाकर एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करना, ठीक है। बाकी आंसर नहीं आया अभी तक किसी का। निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं साथियों? किस में नहीं होते? ऑक्टोपस में, स्क्विड में, क्लाउन फिश में या फिर व्हेल में? साथियों मैं आपको बता दूं, जो व्हेल मछली होती है इसमें आपके गलफड़े नहीं पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा, ठीक है। अगला देखिए, मैं आपको डिटेल बता देता हूँ इसकी। केचुआ, केचुआ होता है साथियों, इसमें आपका श्वसन होता है वो त्वचा के द्वारा होता है। केचुआ जो श्वसन करता है वो त्वचा के द्वारा करता है। और जो व्हेल मछली होती है साथियों उसमें फेफड़े होते हैं, क्या होते हैं? लंग्स होते हैं, तो लंग्स के द्वारा यह श्वसन करती है, ठीक है। वहीं अगर मकड़ी की और बिच्छू की बात करें तो उसमें फुफ्फुस के थ्रू श्वसन होता है। कॉकरोच में श्वास नली के थ्रू होता है। टैडपोल मछली और झींगा में साथियों गलफड़े होते हैं, ठीक है। भाई अगर मेढक की बात करें तो मेढक साथियों त्वचा से भी करता है, फेफड़ों से भी करता है और आपकी मुख गुहा से भी करता है। मेंढक कैसे करता है कि साथियों जो मेंढक होता है ये अगर बाहर प्रेजेंट होता है, ठीक है, बाहर अगर अर्थ पे जमीन पे अगर ये प्रेजेंट है तो ये साथियों फेफड़ों के द्वारा श्वसन करता है। वहीं अगर मेंढक पानी में अगर अंदर जाता है तो ये जो त्वचा के थ्रू श्वसन करने लगता है, तो इसलिए इसमें मल्टीपल जो ऑर्गन्स होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं साथियों ब्रीदिंग के लिए, ठीक है। वही अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आपके सामने, कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? मैंने आपको अभी बताया स्किन से, तो वो है आपका अर्थवॉर्म, केंचुआ। केंचुआ किसके साथियों? लंग्स, सॉरी त्वचा के थ्रू, ठीक है। किसके थ्रू ब्रीथिंग करता है साथियों? वो करता है आपकी त्वचा के थ्रू, स्किन के थ्रू, ठीक है। स्किन के थ्रू केंचुआ आपका राइट आंसर होगा, मैंने आपको अभी बताया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है साथियों? सबसे कम जो तरंग दैर्घ्य होती है वो किसकी होती है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है साथियों, वो होती है आपकी गामा रेज की, ठीक है, गामा रेज की। वही अगर बात करें हम सबसे ज्यादा होती है वो किसकी होती है? लॉन्गेस्ट, वो होती है आपकी IR, इंफ्रारेड जो रेडिएशन होती है साथियों अपरक्त किरणों की।
IR की सबसे लॉन्गेस्ट होती है, ठीक है, लॉन्गेस्ट होती है, और गामा रेज की सबसे शॉर्टेस्ट होती है, ठीक है। लेकिन साथियों अगर आवृत्ति की बात की जाए, आपको तरंग दैर्घ्य की जो आवृत्ति होती है वो सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो सबसे ज्यादा आवृत्ति होती है वो होती है आपकी गामा रेज की, ठीक है, ध्यान रखना। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है वो भी गामा रेज की होती है, आवृत्ति सबसे ज्यादा पूछे तो गामा रेज की, ठीक है। इंफ्रारेड की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे अधिक होती है, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन ऐसे क्लियर हो जाते हैं आपके। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट लगाएंगे सर आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। वो किसी कमी से होता है साथियों, आयोडीन की कमी से होता है। आई थिंक सभी को पता होगा, इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। विच ऑफ द वेक्टर ऑफ द प्लाज्मोडियम पैरासाइट। साथियों आपने मलेरिया का नाम सुना होगा। मलेरिया किसके कारण होता है साथियों, जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है उसके मच्छर के काटने के कारण आपका मलेरिया होता है, ठीक है, मलेरिया होता है। इसकी 4 से 5 प्रजाति पाई जाती है जो कि अलग अलग प्रकार की होती है, तो उनके कारण अलग अलग प्रकार का मलेरिया होता है, ठीक है साथियों। कोई सेवरे होता है, वो कोई बहुत ज्यादा नॉर्मली हो जाता है, ठीक है, कोई कोई बहुत ज्यादा डेंजरस भी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मच्छर। क्या है साथियों, प्लाज्मोडियम का जो वाहक होता है वो कौन सा होता है, मच्छर होता है। मच्छर का अगर नाम पूछे तो मलेरिया के लिए कौन सा होता है, मादा एनोफ्लीज मच्छर होता है साथियों। ये भी आप राइट डाउन कर लेना, कौन सा मच्छर है साथियों, मादा एनोफ्लीज मच्छर होता है जो आपके प्लाज्मोडियम का वाहक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। मैंने आपको अभी बताया एग्जांपल ऑफ विच टाइप रिएक्शन, आपको अभी बताया मैंने रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, अभी प्रीवियस में। क्यों है सर रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि साथियों इसमें H2O जल की आवश्यकता होती है, प्लस में इसमें ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है, और इसमें लोहे की भी आवश्यकता होती है, ठीक है, इसलिए इसको रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। और साथियों लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है, भार इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो साथियों विकासवाद का जो सिद्धांत है उसको प्रतिपादन करने वाले थे आपके डार्विन। डार्विन ने साथियों विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है, विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, आपका डार्विन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है साथियों आपका, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है साथियों, कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल मैंने आपको बताया था खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है साथियों, सिट्रिक अम्ल। वहीं अगर एसिटिक अम्ल की हम बात करें तो साथियों सिरका, मैंने आपको बताया था कल परसों की क्लास में, सिरका। विनेगार में कौन सा पूछा जाता है साथियों, विनेगार में आपका आता है एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है लेकिन आपको सारे कॉन्सेप्ट वो क्लियर होने चाहिए चारों के चारों ऑप्शन के साथ में। विनेगार, सिरका में कौन सा है आपका एसिटिक अम्ल हो गया, खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल हो गया। वहीं अगर मेथेनोइक अम्ल की बात करें साथियों, इसका दूसरा नाम भी है, उसका भी आप ध्यान रख सकते हो साथियों, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, मैथनिक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल। क्योंकि चींटी के डंक में जो पाया जाता है साथियों मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, या फिर हम दूसरा नाम अगर लें तो फॉर्मिक अम्ल, जिसके कारण क्या होता है, दर्द होने लगता है और रेडनेस आ जाती है। जैसे ही चींटी काटती है साथियों तो रेडनेस आ जाती है, थोड़ा दर्द होने लगता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें मेथेनोइक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है जो कि इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। वहीं अगर लैक्टिक एसिड की हम बात करें तो दूध में या फिर दही में, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। एल से आपको क्या याद रखना है, एल से लस्सी। लस्सी किसकी बनती है साथियों, दूध की और दही की। तो दूध और दही में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन के निकलता है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा साथियों, ठीक है। इसी के साथ में आपके 20 क्वेश्चन की जो सीरीज है उसको करते हैं दी एंड साथियों, ठीक है। आज आपके टोटल 120 क्वेश्चन आपके डिस्कस हो चुके हैं, और आज के क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट निकले हैं वो मेरे को आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए साथियों। और कौन कौन स्टूडेंट है जो शाम को 6 बजे लाइव क्लास लेना चाहता है कि सर हमारी जो क्लासेज है वो लाइव लिया करो, ठीक है। जो भी स्टूडेंट लाइव क्लास लेना चाहता है वो जरूर मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में बताना कि सर आपकी क्लासेज है वो रेगुलर लाइव लेना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो मैं आपकी क्लासेज है बहुत जल्दी मैं आपको लाइव कर दूंगा साथियों। वहीं अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास में शेयर नहीं किया तो एक बार प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास में शेयर कर देना, और डीबी प्रो एजुकेशन के साथ में नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना साथियों, ठीक है। क्योंकि मैं आपको डीबी प्रो एजुकेशन साथियों एकमात्र ऐसा संस्थान है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट थ्योरी की क्लासेस भी आपको यूट्यूब पर लेकर आने वाला है, ठीक है। उसकी तैयारियां चल रही है, बहुत जल्दी आपकी क्लासेज है वो यूट्यूब पर होने वाली है, ठीक है। आपको मैंने देखिए टेलीग्राम, व्हाट्सअप और जीमेल वगैरह का सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर लेना जहाँ से आपको अप टू डेट जानकारी मिलती रहे, ठीक है साथियों।
बाकी एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको क्लास नोट्स या फिर क्लासेस की पीडीएफ भी मिलने वाली है, और फ्री टेस्ट मैंने अपलोड कर रखे हैं, जाकर टेस्ट दीजिए, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करिए। ठीक है, बाकी करते हैं वीडियो को स्टॉप। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहना डीबी प्रो एजुकेशन के साथ में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।